Hey my dear friends, this is Kumar Amit and you are watching The Fortune channel and dear friends, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ देखने वाले हैं और वो क्या है, सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऑल द 26 लेटर्स इन इंग्लिश आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ठीक है, ऑल द 26 लेटर इन इंग्लिश आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट। 26 लेटर जो इंग्लिश में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। इस अल्फ़ाबेट को हम कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, कैपिटल लेटर्स में हमें वर्ड्स में कैपिटल लेटर से बिगिन करना है, इसके लिए नियम है, रूल्स है। ठीक है, उस रूल्स को हम पढ़ेंगे जिसे हम पढ़ने के बाद से एकदम शुद्ध यानी प्योर इंग्लिश में राइटिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, अल्फ़ाबेट ये होता है ए से लेकर के जेड तक का जो जितने भी लेटर्स हैं इसे सबको इन सबको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। डियर फ्रेंड्स, अल्फ़ाबेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल। कॉन्सोनेंट क्या होता है, वॉवेल क्या होता है, तो A-E-I-O-U ये 5 जो लेटर्स हैं ये वॉवेल्स कहलाते हैं और रेस्ट जितने भी लेटर्स हैं 21 वो कहलाते हैं आपके कंसोनेंट। ये दिस इज द बेसिक पिलर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इन 26 लेटर्स में ही सारी दुनिया इंग्लिश लैंग्वेज में जो कुछ भी करे, वट एवर दे स्पीक, दे राइट एंड दे लर्न, जो कुछ भी करे, ठीक है, वो 26 लेटर्स के अंदर ही किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, अब हम नाउ वी विल सी वर्ड। व्हाट इज वर्ड? वर्ड क्या होता है, तो वर्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवेल एंड कंसोनेंट इन अ वेरी गुड अरेंजमेंट हम कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो अगर हम कंसोनेंट और वॉवेल का एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करें जिससे कि कोई सार्थक मतलब निकल करके आए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वर्ड्स कहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। जैसे ए मीन्स क्या होता है, एक। आई मतलब क्या होता है, मैं। ओ मतलब क्या होता है, ओ मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये सारा जो चीज है ओ मीन्स ओ, तो इस तरह से ये सारे अपने अपने मतलब भी देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इंग्लिश हिंदी में क्या क्या लिखता है इसके बारे में तो देखिए, लेटर्स को आपस में मिलाकर लिखने से उनका कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम वर्ड कहते हैं। ठीक है, एक वर्ड बनाने के लिए कम से कम एक स्वर एवं एक व्यंजन का होना आवश्यक है। स्वर न होने पर स्वर की ध्वनि वाला व्यंजन होना आवश्यक है। ठीक है, अगर स्वर नहीं है तो स्वर की व्यंजन वाली ध्वनि होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एक ही लेटर्स वाले शब्द जैसे ए, आई, ओ इत्यादि इसके अपवाद हैं। डियर फ्रेंड्स, देयर इज अ एक्सेप्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ ग्रामर, मोर देन वन वॉवेल एंड कंसोनेंट, अगर एक वॉवेल एक कंसोनेंट है यानी मोर देन 2 लेटर्स हैं तो वहां पे शब्द का निर्माण हो सकता है। बट देयर इज ए एक्सेप्शनल केस, यहां पर एक्सेप्शन भी है। जैसे कि ए का मतलब निकलता है, सिंगल लेटर है, वॉवेल है, लेकिन इसका मतलब निकलता है कि एक। आई सिंगल वॉवेल है लेकिन इसका मतलब निकलता है क्या, मैं। ओ मीन्स ओ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिंगल लेटर्स में भी मतलब निकलते हैं जो कि अपवाद हैं। बट अकॉर्डिंग टू रूल मोर देन होनी चाहिए, देयर शुड बी मोर देन वॉवेल एंड कंसोनेंट, यानी कंसोनेंट भी होना चाहिए और वहां पर और वॉवेल भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से वर्ड बनेगा। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं सेंटेंस पर। तो डियर फ्रेंड, व्हाट इज सेंटेंस? डियर फ्रेंड्स, sentence is a group of words that makes a complete sense and that gives a complete sense. Dear friends, शब्दों का ऐसा समूह जो हमें एक सार्थक मतलब देता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अगर
शब्दों का वह समूह, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डजंट गिव अस अ मीनिंगफुल मीनिंग दैट इज नॉट कॉल्ड सेंटेंस, उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। अगर वो सार्थक वर्ड नहीं देता है, सार्थक मतलब नहीं देता है, तो उसे हम वर्ड नहीं कहेंगे, वो जंबल्ड वर्ड हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए सेंटेंस का जो ये डेफिनेशन है वो एकदम एक्यूरेट और सही है। अगर हिंदी में इसे हम देखेंगे तो ये है, दो या दो से अधिक वर्ड्स को पास पास लिखने से बनने वाले शब्द समूह का कोई अर्थ अगर निकलता है तो उसे हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उस शब्द समूह को हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, सेंटेंस के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं, दो हिस्सा में उसे हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। और वो दो हिस्सा क्या है, वो दो हिस्सा है, एक तो है सब्जेक्ट और एक है उसका प्रेडिकेट। डियर फ्रेंड्स, सेंटेंस जिस वर्ड से स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का एक और काम होता है कि सब्जेक्ट सेंटेंस में एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। ठीक है, एक्टिविटीज इज परफॉर्म बाय सब्जेक्ट। ठीक है, और प्रेडिकेट क्या है, तो सब्जेक्ट जिस एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है वही एक्टिविटीज प्रेडिकेट कहलाती है डियर फ्रेंड्स। तो ये बहुत बेसिक जानकारी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। देखिए सब्जेक्ट में क्या है, कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है, कार्य को करने वाला सब्जेक्ट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एक्टिविटीज इज परफॉर्म्ड बाय द पर्सन दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब उसके बाद से देखते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो कार्य करता है, द एक्टिविटीज इज परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, दैट एक्टिविटीज इज कॉल्ड प्रेडिकेट। डियर फ्रेंड्स, वो प्रेडिकेट कहलाता है। सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रेडिकेट। डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं सिंपल सेंटेंस। तो डियर फ्रेंड्स, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, तो सिंपल सेंटेंस ही है एक तरह से, लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है डियर फ्रेंड्स, तो सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लाउज होते हैं जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं। सिंपल सेंटेंस आई टीच यू, सिंपल सेंटेंस आई टीच यू। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ही इज अ गुड पर्सन। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस ये चीज हो गया। ठीक है, ये बात है। अब एक चीज और है कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्लाउज जो होते हैं दो या दो से अधिक होते हैं और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े भी रहते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अगर बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लाउज तथा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज होता है। ठीक है, मिक्स्ड सेंटेंस क्या है, तो मिक्स्ड सेंटेंस ऐसे सेंटेंस हैं जो सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अलग हैं। ठीक है, मिक्स्ड सेंटेंस उसे हम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे मिक्स्ड सेंटेंस हम कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लाउड्स किसे कहते हैं, व्हाट इज क्लाउड्स, क्लाउड्स क्या है, तो शब्दों का ऐसा समूह जो एक सेंटेंस का ही एक भाग है उसे हम कहते हैं क्लाउड, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब तथा एक सब्जेक्ट होता है। डियर फ्रेंड्स, क्लाउज वह होता है जो एक सेंटेंस का हिस्सा है। क्लाउज क्या होता है, एक सेंटेंस का हिस्सा है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है और एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो आई एम गोइंग, ठीक है, ये एक तरह से क्लाउज का रूप ले लिया। ठीक है, ये किसका रूप ले लिया, क्लाउज का रूप ले लिया। ठीक है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इसे क्लाउज इज सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब। इस क्लाउज को हम क्या कर सकते हैं, इस क्लाउज को हम तीन हिस्सा में बांट सकते हैं डियर फ्रेंड्स।
तो ये रहा क्लाउज, ठीक है। क्लाउज पूर्ण अर्थ तो दे सकता है, ठीक है, क्लाउज जो है वो पूर्ण अर्थ भी दे सकता है, क्योंकि इसके साथ एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है। तो अगर सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है तो ये मतलब दे सकता है, ठीक है, ये अर्थ प्रोवाइड कर सकता है। अब देखिए क्लाउज को हम 3 हिस्सा में बांटते हैं। क्लाउज को कितने हिस्सा में बांटते हैं? 3 हिस्सा में बांटते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल क्लाउज, सेकंड क्या है कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज, थर्ड क्या है सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है? तो ऐसे क्लाउज प्रिंसिपल क्लाउज होता है जो स्वयं में स्वतंत्र होता है एवं जिसका स्वयं का पूर्ण अर्थ निकलता है। प्रिंसिपल क्लाउज वह क्लाउज होता है जिसका अपना एक सार्थक मतलब होता है, ठीक है, जो किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेंट नहीं रहता है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लाउज, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज क्या होता है? तो वह क्लाउज कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज कहलाता है जो यह भी एक स्वतंत्र क्लाउज है और जिसका स्वयं का अर्थ निकलता है, ठीक है, और इसका भी स्वयं का अर्थ निकलता है। यह क्लाउज भी एक स्वतंत्र क्लाउज है जिसका स्वयं का अर्थ निकलता है। यह सिंपल सेंटेंस की तरह होती है जो अन्य क्लाउज से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे एंड, बट, फॉर और इत्यादि से जुड़ा हुआ रहता है। डियर फ्रेंड्स, थर्ड क्या है? थर्ड है सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज। यह क्लाउज एक स्वतंत्र क्लाउज नहीं है जिसका स्वयं का पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है। डियर फ्रेंड्स, सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज का अपना सार्थक वर्ड नहीं निकलता है, पूर्ण रूप से उसका अर्थ नहीं निकलता है, वो सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज होता है। यह जो क्लाउज है ये अन्य क्लाउज पर क्या करता है? निर्भर करता है। ये अन्य क्लाउज पर क्या करता है? निर्भर करता है। यह क्लाउज अन्य क्लाउज से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे एज, वाई, बिकॉज, सिंस, बिफोर, अनलेस, थ्रू, ऑल्दो, लीस्ट, एज सुन एज, प्रोवाइडेड इत्यादि से जुड़ा हुआ रहता है। सब्जेक्ट यानी सबऑर्डिनेट क्लाउज का इस क्लाउज द्वारा किए जाने वाले कार्य के अनुसार 3 भागों में बांटा जाता है। डियर फ्रेंड्स, सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज जो है उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला है फ्रेज, ठीक है, यानी पहला है नाउन क्लाउज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लाउज, तीसरा है एडवर्ब क्लाउज। 3 हिस्सा में हम बांटते हैं डियर फ्रेंड्स। इसे हम बाद में देखेंगे एक एक करके, जब डिटेल इसकी जानकारी हम लेंगे। तो उसके बाद से देखिए फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ तो निकलता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं, ठीक है। यानी फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड बट दिस इज डजंट गिव अ परफेक्ट मीनिंग। ये आधा अधूरा मतलब देता है, ठीक है। फ्रेज जो है ये सेंटेंस का ही हिस्सा है लेकिन ये आधा अधूरा मतलब देता है, इसको हम कहते हैं फ्रेज। अगर इंग्लिश में इसे हम देखेंगे तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। डियर फ्रेंड्स, ये इसका डेफिनेशन है जो कि मैं पहले भी बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे पढ़ने वाले उन लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छा तरीका से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये एक तरह से कहेंगे कि ये बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच वी कांट टेक एनीथिंग, हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे इंग्लिश में, क्योंकि ये बिगिनिंग स्टेज है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे हम कहते हैं नाउन हम नहीं जाने, प्रोनाउन नहीं जाने, वर्ब नहीं जाने, कंजंक्शन नहीं जाने, एडजेक्टिव नहीं जाने, ठीक है, ये सारी चीजों को अगर हम नहीं जान रहे हैं ठीक तरह से, वी डोंट नो अबाउट दिस ऑल थिंग्स, देन हाउ वी कैन एक्सपेक्ट दैट we will learn English in a very good way. So this is very tough things without knowing these all things. So you must know about the parts of a speech, dear friends. ये बहुत ही important हो जाता है आपके
नॉलेज के लिए। तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये जितनी भी चीजें हैं यही कहलाती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको हिंदी में हम कहते हैं शब्द भेद। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शब्द भेद कहते हैं डियर फ्रेंड्स। तो इसे एक एक करके भी जानना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद से देखिए 7 नंबर पर हम जा रहे हैं, इसमें है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो ऐसे वाक्य जो निगेटिव नहीं है वो अफर्मेटिव कहलाते हैं। सच टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज नॉट निगेटिव सेंटेंस दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस doesn't has not word, यानी जो सीधा सेंटेंस है, जो सकारात्मक सेंटेंस है, उसी को हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें नहीं रहता है, यानी नॉट इसमें नहीं रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। एज लाइक दिस, आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू मुंबई, आई एम गोइंग टू टीच यू, आई एम गोइंग टू स्पीक समथिंग अबाउट इंग्लिश, आई एम गोइंग टू स्पीक समथिंग अबाउट इंडिया। these all sentences are called affirmative sentence। इसे हम क्या कह सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, इसको जानना। नेक्स्ट है हमारा assertive सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिसमें कुछ कथन किया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, assertive सेंटेंस कहते हैं। यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई स्टेटमेंट दिया गया है उसे हम assertive सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, assertive सेंटेंस कहते हैं। जैसे I was not present there, I was not present there, मैं वहां उपस्थित नहीं था, I was not present there, I was not there to see that activities, उस काम को देखने के लिए मैं वहां नहीं था, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस, I have taken a decision, मैंने एक निर्णय लिया है, I have taken a decision, मैंने एक निर्णय लिया है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इसे बेसिकली हम कहते हैं assertive सेंटेंस। यानी assertive सेंटेंस ये कहलाते हैं जिसमें कोई स्टेटमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिसमें आदेश, ऑर्डर, ठीक है, यानी जिसमें आदेश दिया गया हो, निर्देश दिया गया हो, प्रार्थना किया गया हो, सुझाव दिया गया हो, सलाह दिया गया हो, ठीक है, भाव व्यक्त हो रहे हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। यानी इंग्लिश में अगर कहें तो इन सेंटेंसेस में ऑर्डर देने का भाव प्रकट होता है, और डायरेक्शन देने का भाव प्रकट होता है, कमांड देने का भाव प्रकट होता है, ठीक है, सुझाव देने का भाव प्रकट होता है। ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे हम कहते हैं गो देयर, वंस शुड हेल्प द पुअर, ठीक है। इस तरह के जितनी भी, डोंट गो देयर, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी सुझाव भरी चीजें होती हैं, किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को निर्देश दे रहे हैं, किसी को कमांड दे रहे हैं, तो इस तरह की जितनी भी सेंटेंस होती है उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस डियर फ्रेंड्स क्या होता है, तो ऐसे वाक्य जिसमें गुड विशेज, प्रार्थना, अभिवादन, इच्छा व्यक्त की जाती है, यानी गुड विशेज, प्रार्थना, ये सारी चीजें एक्सप्रेस की जाती है, इसको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करें, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करें, ठीक है। लॉन्ग लिव द क्वीन, राजा की उम्र बहुत लंबी, ठीक है, रानी की उम्र बहुत लंबी हो, ठीक है। लिव लॉन्ग द किंग, राजा की उम्र बहुत लंबी हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम बेसिकली डियर फ्रेंड्स कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो डियर फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें जो है वो मोस्टली हम जहाँ तक समझते हैं बड़े लोगों को भी क्लियर नहीं रहता है, लेकिन बेसिकली छोटे लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए 9th 10th 8th 7 इन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको आप देखिएगा, ऐसे स्क्रीन पर इसकी सारी ग्राफिक्स आती रहेगी, ठीक है, वो सब कुछ हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। एंड एट लास्ट मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि वेयर एवर यू आर गोइंग प्लीज टेक योर हेलमेट, यूज योर हेलमेट एंड सेफ ड्राइव। And dear friends, make your family also happy. And dear friends,
इन एंटायर वर्ल्ड, वेयर एवर यू आर लिविंग, जहां भी आप रहते हैं, प्लीज ट्राई टू डेवलप योर पर्सनालिटी इन अ सच वे दैट वीमेन फील वेरी कंफर्टेबल विथ यू. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल.